आचार्य महोदय, कोई बात नहीं, आगे मैं नमस्ते कक्षा 10 का छात्र आत्मनिर्भर भारत के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि स्वयं पर निर्भर होना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना। गुंजन वर्ग, कर्मचारी वर्ग और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबको नमस्ते प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैंने इसी स्कूल में पढ़ा और मैं इसी स्कूल का एक फुटबॉल खिलाड़ी भी रहा और इसी स्कूल में मुझे आज यहाँ तक मंच में पहुँचा, जो भी सीखा जो भी कला इसी स्कूल से हुआ। और मेरे बच्चे भी फुटबॉल खेलता रहता, मैं बड़ा हूँ और विकी हूँ, इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इसी स्कूल का नाम रोशन करा है। उन्होंने भी नेशनल खेला, इस स्कूल का नाम रोशन करा है। और प्यारे बच्चों, इस विषय पर थोड़ा सा जानकारी कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा दूसरे इसी विषय से संबंधित थोड़ा सा अलग बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब क्या है कि हमें स्वयं अपने आप को पहचानना है। जब तक हम अपने आप को स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक हम आत्म स्वावलंबी और आत्मलंबी बन ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे कॉलेज पर जब भी हम आते हैं तो उसमें सीधा लिखा हुआ है आत्मदीपो भव। पोस्टें हैं और हर साल इस राज्य में 1 लाख ग्रेजुएट लोग निकल रहे हैं। अगर 1 लाख ग्रेजुएट लोग हर साल निकल रहे हैं और पूरे राज्य में 2,20,000 पोस्ट है और वो पोस्टें भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो 1 लाख हर साल बेरोजगार निकल रहा है। अगर हम सरकारी नौकरी की ओर भागेंगे तो निश्चित रूप से हमें भविष्य में वो सफलता नहीं मिलेगी और हम निराशा की ओर जाएंगे। तो हमें अभी से सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार अपने रोजगार का सृजन करना है, किस प्रकार हम अपने माता पिता की, जो हमारे माता पिता सपने देखते हैं कि हमारा बेटा भविष्य में ये करेगा, भविष्य में ऐसी चीज करेगा या हमारे लिए कोई बढ़िया मकान बनाएगा, हमारा बेटा गाड़ी लेके आएगा, तो उन सपने को हम कैसा पूरा करें। तो हमें निश्चित रूप से उन जो पूर्व में प्रेरणा, तो हमें रोज विवेकानंद जी यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारे ऐसे कई शिक्षक, मनु सर को आप देखिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, मगर जो आप रंगमंच के क्षेत्र में काम करते हैं वो एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अपार संभावना है। मैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बबलू सर को भी क्रिकेट देखने का अवसर नहीं मिला था, मगर मैंने बबलू सर का एक बार गेम देखा था, तो ऐसा क्रिकेट खेलते थे। अगर उस दौर में IPL होता तो निश्चित रूप से आप लोग कोई ना कोई टीम में आप लोग खेले होते। तो आप लोगों को ऐसे शिक्षक मिले, पुलिया सर ने मुझे यहाँ भी गणित पढ़ा रखी, दूसरे ने भी गणित पढ़ा रखी और जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य बड़े भाई विजय रावत जी बबलूदा इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं। बड़े भाई मनमोहन चौधरी मनोदा यहाँ पे मंचासी, हमारे वाइस प्रिंसिपल विद्वान सर, मेरे साथ में जिनका भी आपने बहुत सार्वजनिक संबोधन सुना, ऐसे मेरे राजनीतिक मुझे कार्यक्रम की जब कल सूचना मिली थी कि पत्रक भी आया, और लेकिन इस पत्रक को मैं अपनी व्यस्तता के कारण मैं भी नहीं देख पाया। अभी मैं हरीश जी से कह रहा था कि स्वावलंबी भारत जो मुझे अपनी दृष्टि से लगता है वो तो ठीक है, लेकिन इस पत्रक के माध्यम से भी कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। अपनी सेना में सेवाएं देना है, किसी को सिविल सर्विसेज के माध्यम से देश की सेवा करनी है, किसी को शिक्षक के रूप में सेवा करनी है, किसी को स्वावलंबी बनकर रोजगार मांगना नहीं है, लोगों को रोजगार देना है। उसके लिए किस तरीके से कैसे उनकी मदद हो सकती है, उसके लिए हेल्प डेस्क भी प्रत्येक जिला मुख्यालय में बनेगी। और क्योंकि मेरा सौभाग्य है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विद्यालय में पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला, मैं GIC का छात्र रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने इस जी, छोटे चाचा लोग, सब लोग पैदल आते थे और एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय हमारा ये होता है। और आज इस विद्यालय से ऐसे ऐसे लोग निकले जिन्होंने बगैर संसाधनों के अपना पढ़ाई भी पूरी करी, हमारे इस विद्यालय का नाम भी रोशन करा, हमारे जिले का भी और हमारे प्रदेश और देश का भी नाम रोशन किया। और हमारे बीच में बहुत सारे उदाहरण हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ने
पढ़ने के लिए देता है हर माँ बाप का, क्योंकि जिस परिवेश में हम लोग पढ़ रहे हैं उस परिवेश में हर माता पिता की, हर अभिभावक की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी पा जाए। अगर बच्चा ये सोचता है कि मुझे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसमें केवल उसके मन की बात नहीं है, वो हर अभिभावक ने उसके दिमाग में एक बात डाली है कि अगर पढ़ लिख के तुम नौकरी प्राप्त करते हो तो तभी आप माने जाओगे कि आप अच्छे विद्यार्थी थे, आपने बड़े लगन से, बड़े मन से मेहनत करके अपनी शिक्षा पूर्ण की। लेकिन जो आज का विषय, आज जैसा मनोदा ने बताया, गुरुजी ने बताया, विनीत जी बता रहे थे, 1 अरब 44 करोड़ हमारे देश की आबादी हो गई है और हर चीज में प्रथम आना अच्छा लगता है। और अगले वर्ष शायद हम दुनिया के पहले राष्ट्र हो जाएंगे कि जो जनसंख्या के आधार पर सबसे आगे होंगे। लेकिन एक चीज की नौकरी और इस सारे विषयों को जोड़े तो 21 से 23% लोग ही केवल नौकरी पा पाते हैं। और उसके बाद जब हमारा लगभग 77-78% व्यक्ति जब पढ़ लिख के शिक्षा ग्रहण करके खाली रहता है, तो आने वाले समय में हम लोगों ने तो अपना समय देख लिया, लेकिन आने वाले समय में ये छोटे बच्चे क्या करेंगे, उसको देख के ये चीजों को आगे हमें अभी से सोचना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर चिंतन हुआ कि ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं इस स्थिति पे न चले जाएं कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो अभी से उनका माइंड सेटअप करना है कि आपने जैसा बार-बार अब नौकरी कैसे दे सकते हैं, मनोदा कह रहे थे, पढ़ लिख के एग्जाम पास करने के बाद स्वयं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से, किसी बड़े उद्योगों के माध्यम से अगर हम काम करते हैं, तो वहां पर 10, 20, 50, 100, 500 लोगों को घर का चूल्हा जलाने का काम हम अपने स्व व्यवसाय के माध्यम से कर सकते हैं। और यही आज का विषय है। प्रत्येक बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आप अच्छी एग्जाम को पास करके अच्छी नौकरी पे जाके अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र की नौकरियां जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं, अगर उसमें देखेंगे तो हमें अन्य क्षेत्र में अपने स्वरोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि स्वरोजगार के अवसर नहीं है। मुझे अपने उस छोटे बच्चे की, ललित या भैंसोड़ा ने जिसने बात कही, उसको कोई जानकारी नहीं थी कि क्या विषय है, क्या बोलना है, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में एक बात थी कि जब कोविड काल आया, जब कोरोना का समय आया, पूरी दुनिया थम गई, तो उस समय सब लोगों की दृष्टि भारतवर्ष की तरफ थी। और इसलिए थी कि इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसके बाद भी पूरे देश में एक भी व्यक्ति एक टाइम भी भूखा नहीं सोया। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे यहाँ कृषि कर रहे थे, छोटे कुटीर उद्योग चला रहे थे, छोटे छोटे काम धंधे कर रहे थे, तो पूरी दुनिया जब बिल्कुल थम गई थी, उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था में अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत के आम जनजीवन में अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसका कारण था कि जो हम पुरातन समय से आत्मनिर्भर बनने की ओर लगातार प्रयास करते हैं, उसी का सुखद परिणाम हमको देखने को मिला। और आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी अनछुए हैं, जिसे पुराने समय में हमारे लोगों ने किया। जिस कृषि के द्वारा, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, हमारे आज तो एकल परिवार की व्यवस्था हो गई, छोटे छोटे परिवार हो गए। उस समय में बड़े परिवार होते, 4, 6, 8, 10 भाई बहन होते थे, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन उसके बाद भी हमने कृषि करने को छोड़ा, परिवार के भरण पोषण का साधन हमने जब छोड़ा, तो फिर कृषि ने भी, खेती ने भी हमें त्याग दिया। और आज जब कठिन समय आया, तो कोविड के समय में वापस लोग घरों में आए, अपनी उसी परंपरागत खेती को करके अपने परिवार
कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के में रहने वाली माताओं को, बहनों को, भाइयों को, छोटे बच्चों को कैसे हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। और जैसा अभी हरीश जी ने कहा, कोविड का समय था, पैसे की दिक्कत थी, रोजगार नहीं था, बच्चे प्राइवेट नौकरी छोड़ के वापस घर आ रहे थे। छोटी बहन एक अभी यहाँ पर जिसको तिलुरोतुली पुरस्कार मिला, वो हमारे संपर्क में आई। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हमारी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिस पर बगैर ब्याज के हम पैसा उपलब्ध करवाते हैं, 5 लाख रुपए तक का ऋण देते हैं। हमने उसको पहले 1 लाख रुपया दिया, फिर 3 लाख रुपया दिया, फिर 5 लाख रुपया दिया। आज उसने अपना रोजगार तो शुरू किया ही किया, अन्य कम से कम 15, 20, 25 बहनों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया। तो अगर आदमी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति और उसको सरकार की मंशा और संसाधन उपलब्ध करवाए जाए तो निश्चित रूप से हम अपने घर में अपने रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। कमला दीदी भंडारी मोहन पालन का काम कर रही है। एक छोटी बहन दुगालखोला में इंदिरा है, दोनों पति पत्नी गुड़गांव में जॉब करते थे। कोविड में नौकरी छूट गई, वापिस आ गए। एक टैक्स कहीं लगा था, उसमें मेरा फोन नंबर देखा, उसने मुझे फोन किया, बोले दादा आप मुझे पहचानोगे तो नहीं। स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने उसके अनुदान की राशि को भी 50% कर दिया है कि अगर कोई बच्चा कल हमारे किसी ग्रामीण क्षेत्र में, बढ़िया हमारा सुंदर ऐसे क्षेत्र है, वहां पर अगर काम करना चाहता है, 10, 20, 50 लाख रुपए उसको बैंक देता है, तो उसमें 50% उसे सब्सिडी मिलती है। वो अपने घर में रह के अपना व्यवसाय भी करेगा, अपने आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी देगा, अपने पर्यावरण को भी बचाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक चीज आजकल हमारे जीवन में मिसिंग है कि वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपना खाके या न खाके हमें पाला पोसा और पढ़ाया, बच्चे जब बाहर निकल जा रहे हैं, शहर गांव छोड़ के दूर चले जा रहे हैं, चाह के भी अपने उस बूढ़े माँ बाप की, उस बीमार माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। वो माँ बाप कुछ कहते तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में एक पीड़ा होती है कि अगर काश मेरा बच्चा यहाँ पर होता, मेरा लड़का यहाँ पर होता, मेरी बहू यहाँ पर होती, मेरी बेटी यहाँ पर होती, तो मैं आज बीमार हूँ, मैं इसके पिताजी बीमार हैं, उसको अस्पताल ले जाती, उसको दवा दिलाती, उसका इलाज करवाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है कि जब हम अपने घर में, अपने क्षेत्र में रह के काम करेंगे तो अपने उन वृद्ध माँ बाप की भी सेवा करेंगे कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाल पोस के हमें यहाँ तक बनाया है। और यही समाज की संरचना है। इन बच्चों में से कई लोग पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले जाएंगे, कई बड़े अच्छे पदों में चले जाएंगे, कुछ जो बच्चे ज्यादा शैतानी कर रहे हैं ये खेल के क्षेत्र में जाएंगे। ये मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि जब मैं बबलूदा से कह रहा था कि मैं जीएसएम पढ़ता था, सबसे आखिरी वाली कुर्सी को देखते थे। इस पर्वतीय क्षेत्र का, इस देवभूमि का भविष्य भी निर्धारित करेंगे। इनके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, क्योंकि हमारा पर्वतीय क्षेत्र का और इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा बच्चे हैं, तो ये कठिन परिस्थितियां में सर्वाइव करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बच्चे हमारा बहुत नाम रोशन करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि स्वावलंबी भारत में हमने जो एक प्रयास किया है, उदाहरण दिए कि अमिताभ बच्चन से लेके सारे लोगों का, सचिन तेंदुलकर भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, हाई स्कूल में पास बड़ी मुश्किल से कर पाए, लेकिन जहां उनका इंटरेस्ट था, खेल के प्रति उनकी जो लगन थी, तो जब उन्होंने अपने खेल के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को लगातार सुधारते हुए अपना देश के लिए काम किया, तो केवल भारतवर्ष का नहीं, पूरे दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों को उनका नाम आया। और आदमी के अंदर अगर करने की लगन हो, महेंद्र सिंह धोनी हमारे यही पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले, जेपी के रहने वाले, रेलवे में नौकरी शुरू करी, क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में काम किया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। और लेकिन जब रिटायरमेंट लिया, कोई जरूरत नहीं थी कि उन्हें कुछ काम करने की, अद्भुत संपत्ति थी, सब कुछ थी, घर में बैठ के आराम से जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने मुर्गी पालन का काम शुरू किया। नहीं तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे आदमी को मुर्गी पालन करने की क्या आवश्यकता है? महेंद्र सिंह धोनी ने इसलिए मुर्गी पालन का काम शुरू किया कि महेंद्र क्या, जब लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल सेट किया कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा व्यक्ति मुर्गी पालन के द्वारा अपने छोटे छोटे लोगों
छोटे अपने संपर्क के लोगों को स्वरोजगार करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। विनीत से बात हो रही थी, 42 और कभी कुछ करने की उम्र नहीं होती। बहुत छोटी उम्र में भी आदमी बहुत बड़ा काम कर लेता है, और जब आदमी मानने लगता है कि इसकी उम्र चूक गई, अब ये बूढ़ा हो गया, अधेड़ हो गया, तो वहां पर भी आदमी काम करते हैं। प्रवीण तांबे क्रिकेट खिलाड़ी था, 42 साल की उम्र में जब खिलाड़ी की रिटायरमेंट की उम्र मान ली जाती है, उस 42 साल की उम्र में उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए काम करने की होनी चाहिए। सब छोटे बच्चों से मेरा बहुत शालीनता से अनुरोध है, केवल भाषणबाजी के माध्यम से नहीं, जब दोबारा तुम्हारे बीच में आएंगे तो जहां पर हमारा हेल्प डेस्क होगी वहां पर आप आओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, जो कुछ करना चाहते हो, कैरियर काउंसलिंग होगी, सारे काम होंगे। इस कार्यक्रम का आज यहाँ पर इतना उद्देश्य था, और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपके घर में जिन जिन लोगों को जो जो चीजों की आवश्यकता होगी, हमारे सहकारी बैंक में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए, इस देवभूमि के लिए बहुत सारी वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मनोज चौधरी जी, पापा जी, अशोक राव जी और सभी शिक्षकों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो अभी बातें हुई, तो पहले कोरोना काल में जैसे हमने देखा था, सभी जो है कितने काम करने वाले लोग जो है उनको गाड़ियां नहीं मिली, उनको रेल नहीं मिली, तो वो अपने माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, चिड़ियों की कतारें पूर्ण नहीं जाती तो क्या करती। हमारे गांव में सूखी झीलों का सिवा क्या था। इस शेर के माध्यम से ये समझ में आता है कि हमारे इलाके में कोई रोजगार है नहीं, तो चिड़ियों की कतारें उड़ के दूसरे इलाके में पानी पीने नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। तो हमारे इलाके में सूखी झीलें हैं, तो सूखी झीलें हैं, ये रोजगार की समस्या जो हमारे अभाव है। इस लोअर मिडिल क्लास जो हमारा इंडिया का है, जिसको हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं सभी लोग, तो उसकी एक समस्या है रोजगार। अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, जो भी अब खत्म होने जा रही है, 3वीं श्रेणी और 10वीं श्रेणी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो कैसे जो है अपने घर पर रोजगार करें। तो ये स्वरोजगार की जो है मुख्य समस्या हमारे पास सामने है। हमने देखा कोविड काल में आदमी के पास दिल्ली से अल्मोड़ा आने के लिए गाड़ी नहीं है, तो गया क्यों था वहां। इसका मतलब प्रॉब्लम तो यहाँ भी है ना, हमारे घर में तो रोजगार है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत आगे हैं। अगर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर हम देखेंगे, अपनी छोटी मोटी बेरोजगारी और रोजगार की समस्या को हटा के देखेंगे, तो हम बहुत आगे चले गए। इंडिया एज ए कंट्री इज अमंग द बेस्ट। आप साइंटिफिक एडवांसमेंट की ओर देखिए, इंडिया कहाँ पहुंच गया साइंटिफिक एडवांसमेंट, बहुत ही आगे चले गए। हमको वर्ल्ड के नंबर 2-3 में हम आते हैं। हमने कुछ क्षेत्र में बहुत उन्नति कर दी है, और कुछ क्षेत्र के हिसाब से हम सारी दुनिया को ये ऐलान कर सकते हैं कि जाके मेरे दादा से कह दो, मेरे दादा सूरज को कहते हैं, ये जाके मेरे दादा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैंने अपने सेहरा के जर्रे को खुद चमकना सिखा दिया। तो इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत आगे चले गए। हम अपने घर की समस्याओं में तो बहुत पीछे हैं, हमारा इंडिविजुअल लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, लेकिन इंटरनेशनल में जो हमारी पहचान है बहुत ऊपर की पहचान है। तो हमारे प्रबंधक जी ने जो आप लोगों को बताया, उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्कूल को आपने चुना, बहुत से स्कूल हैं, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि यार कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा स्कूल का भी प्रचार प्रसार हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी थोड़ा जो है तो अवेयरनेस आ जाएगी थोड़ा। और इसी के साथ मैं आपका और सभी मंचासीन लोगों का आभार